चैप्टर 6 डॉक्टर फर्ग्यूसन के पास एक नौकर था जो के नाम पर तत्परता से जवाब देता था। वो एक बेहतरीन व्यक्ति था जो अपने मालिक पर सबसे पूर्ण विश्वास और उसके हितों के प्रति सबसे असीमित समर्पण की गवाही देता था, यहाँ तक कि उसकी इच्छाओं और आदेशों का भी पहले से अनुमान लगा लेता था, जिन्हें हमेशा बुद्धिमानी से पूरा किया जाता था। कुल मिलाकर वह बिना गुर्राहट के एक कालिब था और निरंतर अच्छे स्वभाव का एक आदर्श उदाहरण था। अगर उसे इस जगह के लिए जानबूझकर बनाया गया होता तो यह इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जहाँ तक अस्तित्व के सामान्य विवरणों का सवाल है, फर्ग्यूसन ने खुद को पूरी तरह से अपने हाथों में सौंप दिया और उसने अच्छा किया। अतुलनीय, पूरे दिल से काम करने वाला एक ऐसा नौकर जो आपका डिनर ऑर्डर करता है, जिसे आपकी पसंद की चीज़ें पसंद हैं, जो आपके मोज़े या आपके लिनन को भूले बिना आपका ट्रंक पैक करता है, जो आपकी चाबियों और आपके रहस्यों का प्रभारी है और इन सब का कोई फ़ायदा नहीं उठाता। लेकिन फिर इस योग्य जो की नज़र में डॉक्टर कैसा आदमी था, जो ने उसके सभी फैसलों को कितने सम्मान और किस भरोसे के साथ स्वीकार किया। जब फर्गुसन ने बोल दिया तो वह मूर्ख होगा जो मामले पर सवाल उठाने की कोशिश करेगा। हर बात जो उसे बिल्कुल सही लगती थी, हर बात जो उसने कही, वह बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा थी। हर वह काम जो उसने करने का आदेश दिया, वह पूरी तरह संभव था। उसने जो कुछ भी किया, वह व्यावहारिक था। उसने जो कुछ भी किया, वह सराहनीय था। आप जो को टुकड़े टुकड़े कर सकते थे, निश्चित रूप से यह एक सुखद कार्य नहीं था, और फिर भी वह अपने मालिक के बारे में अपनी राय नहीं बदलता। इसलिए जब डॉक्टर ने हवा के माध्यम से अफ्रीका को पार करने की परियोजना की कल्पना की, तो जो के लिए ये काम पहले ही हो चुका था, अब कोई बाधा नहीं थी। जिस क्षण डॉक्टर ने शुरू करने का मन बनाया, वह पहुंच गया था अपने वफादार परिचारक के साथ, क्योंकि महान व्यक्ति को पता था, इसके बारे में एक शब्द भी कहे बिना, कि वह इस समूह में से एक होगा। इसके अलावा वह अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी अद्भुत चपलता से सबसे बड़ी सेवा करने वाला व्यक्ति था। अगर जूलॉजिकल गार्डन में बंदरों जो काफ़ी समझदार हैं, वैसे के लिए जिम्नास्टिक के प्रोफेसर के नाम की नियुक्ति करने का अवसर आया होता, तो जो को निश्चित रूप से नियुक्ति मिल जाती। छलांग लगाना, चढ़ना, लगभग उड़ना, ये सब उसके लिए खेल थे। अगर फर्ग्यूसन मुखिया और कैनेडी हाथ थे, तो जो अभियान का दाहिना हाथ था। वह पहले ही अपने मालिक के साथ कई यात्राओं पर जा चुका था और उसे अपनी स्थिति और मन की शैली के अनुरूप विज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन वह एक तरह के सौम्य दर्शन, आशावाद के आकर्षक मोड़ के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उसकी नज़र में हर चीज़ आसान, तार्किक, स्वाभाविक थी और परिणामस्वरूप उसे शिकायत या बड़बड़ाने में कोई फायदा नहीं दिखता था। अन्य उपहारों के अलावा उनके पास एक ऐसी शक्ति और दृष्टि की सीमा थी जो पूरी तरह से आश्चर्यजनक थी। कैप्लर के प्रोफेसर मोस्टलिन के समान ही उन्हें बृहस्पति के उपग्रहों को नंगी आंखों से पहचानने और प्लेयब्स के समूह में 14 तारों को गिनने की दुर्लभ क्षमता प्राप्त थी, जिनमें से सबसे दूर का तारा केवल 9वें परिमाण का था। उन्होंने इसके लिए कोई और अधिक अभिमान नहीं किया, इसके विपरीत उन्होंने दूर से ही आपको प्रणाम किया और जब अवसर आया तो वे बहादुरी से अपनी आंखों का उपयोग करना जानते थे। जो को डॉक्टर पर इतना गहरा विश्वास था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके और कैनेडी के बीच लगातार चर्चाएं होती रहीं। हालांकि कैनेडी के प्रति उनके मन में कोई सम्मान की कमी नहीं थी। एक को संदेह था, दूसरे को विश्वास। एक के पास विवेकपूर्ण दूरदर्शिता थी, दूसरे को अंधविश्वास। लेकिन डॉक्टर संदेह और विश्वास के बीच झूल रहा था, यानी उसने न तो किसी एक को लेकर अपना सिर हिलाया और न ही दूसरे को लेकर। ठीक है मिस्टर कैनेडी, जो कहता। अच्छा मेरे बेटे, वो क्षण निकट आ गया है। ऐसा लगता है कि हमें चांद पर जाना है। तुम्हारा मतलब चांद के पहाड़ों से है, जो इतनी दूर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, एक यात्रा उतनी ही खतरनाक है जितनी दूसरी। खतरनाक क्या डॉक्टर फर्ग्यूसन जैसे आदमी के साथ? मैं आपके भ्रम को खराब नहीं करना चाहता, मेरे अच्छे लेकिन उसका ये काम किसी पागल आदमी के काम से ज्यादा या कम नहीं है। हालांकि वह नहीं जाएगा, है ना?
तो फिर तुमने बोरो में मिशेल की फैक्ट्री में उसका गुब्बारा नहीं देखा। मैं इससे दूर रहने का बहुत ध्यान रखूंगा। ठीक है, आप एक सुंदर दृष्टि खो देंगे, सर। ये कितनी शानदार चीज है, कितना सुंदर आकार है, कितनी बढ़िया कार है, हम इसमें कितना आरामदायक महसूस करेंगे। तो फिर तुम सचमुच अपने मालिक के साथ जाने की सोच रहे हो? जो ने गहरे विश्वास के साथ उत्तर दिया। क्यों, मैं उसके साथ जहां भी जाना चाहेगा, जाऊंगा। ऐसी बात किसने सुनी है? उसे अकेला छोड़ दो, जब हम साथ में पूरी दुनिया घूम चुके हैं। जब वह थका हुआ होगा, तो उसकी मदद कौन करेगा? चट्टानों पर चढ़ने में कौन उसकी मदद करेगा? जब वह बीमार होगा, तो कौन उसकी देखभाल करेगा? नहीं, मिस्टर कैनेडी, जो हमेशा डॉक्टर के पास ही रहेगा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो। लेकिन फिर, आप हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ, जरूर, कैनेडी ने कहा, यानी, मैं आखिरी क्षण तक तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि सैमुअल को तब भी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करने से रोका जा सके। मैं उसका पीछा ज़ांज़ीबार तक करूंगा, ताकि अगर संभव हो तो उसे वहां रोक सकूं। आप कुछ भी नहीं रोकेंगे, श्री कैनेडी, आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ, सर। मेरे स्वामी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है, उन्हें ये सोचने में बहुत समय लगता है कि उन्हें क्या करना है, और फिर, जब वो एक बार शुरू करते हैं, तो खुद शैतान भी उन्हें इसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, हम इस बारे में देखेंगे। खुद की तारीफ मत करो, सर, लेकिन फिर, मुख्य बात यह है कि आप हमारे साथ हैं। आप जैसे शिकारी के लिए, सर, अफ्रीका एक महान देश है। इसलिए, किसी भी तरह से, आपको यात्रा के लिए खेद नहीं होगा। नहीं, ये सच है, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा, अगर मैं इस पागल आदमी को उसकी योजना छोड़ने पर मजबूर कर सकूं। वैसे, जो ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि आज वजन तोला जाएगा। तौल क्या तौल? क्यों, मेरे स्वामी, और आप, और मैं, सभी को आज तौला जाना है। क्या, घोड़े जॉकी की तरह? हाँ, जॉकी की तरह। बस, कभी डरो मत, अगर तुम भारी पाए गए तो तुमसे दुबला होने की उम्मीद नहीं की जाएगी। तुम जैसे हो वैसे ही चलोगे। कैनेडी ने दृढ़तापूर्वक कहा, खैर, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं अपना वजन नहीं मापने दूंगा। लेकिन, सर, ऐसा लगता है कि डॉक्टर की मशीन को इसकी ज़रूरत है। खैर, उसकी मशीन को इसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। हंफ, और मान लीजिए कि यह ऊपर नहीं जा सकता, तो, हे भगवान, मुझे बस यही चाहिए। आइए, आइए, मिस्टर कैनेडी, मेरे मालिक हमें तुरंत बुला लेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। ओह, अब, तुम डॉक्टर को इस तरह परेशान नहीं करोगे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, जो ने हंसते हुए कहा, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो यहाँ नहीं है, लेकिन जब वह आपके मुंह पर कहता है, दिक, आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ, सर, दिक, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका वजन कितना है, तो आप जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इस समय डॉक्टर अपने अध्ययन कक्ष में आए, जहाँ ये चर्चा चल रही थी, और जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने कैनेडी की ओर देखा, जो बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहे थे। डिक, डॉक्टर ने कहा, जो के साथ आओ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों का वजन कितना है। लेकिन, आप अपनी टोपी पहने रह सकते हैं। आइए, और कैनेडी चले गए। वे सभी एक साथ मिचेल की कार्यशाला में पहुंचे, जहां तथाकथित रोमन तराजू में से एक तैयार रखा हुआ था। वैसे, डॉक्टर के लिए अपने साथियों का वजन जानना जरूरी था, ताकि वह अपने गुब्बारे का संतुलन बनाए रख सके, इसलिए उसने डिक को तराजू के मंच पर चढ़ा दिया। डिक ने बिना कोई प्रतिरोध किए, धीमे स्वर में कहा, ओह, खैर, इससे मुझे कोई बंधन नहीं है। 153 पाउंड, डॉक्टर ने कहा और अपनी गोलियों पर लिख लिया। क्या मैं बहुत भारी हूँ? क्यों नहीं, मिस्टर कैनेडी, जो ने कहा, और फिर, आप जानते हैं, मैं इसकी भरपाई करने में सक्षम हूँ। ऐसा कहते हुए, जो ने उत्साह के साथ तराजू पर अपना स्थान ग्रहण किया, और अपनी तत्परता में तराजू को लगभग उलट दिया। उसने वेलिंगटन के रुख को अपनाया, जहां उसे हाइड पार्क के प्रवेश द्वार पर अकिलीज की नकल करनी थी, और बिना ढाल के भी वो उसमें शानदार था। डॉक्टर ने लिखा, 120 पाउंड। हाँ, जो ने
संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा और वह क्यों मुस्कुराया, वो खुद को कभी नहीं बता पाया। अब मेरी बारी है, फर्ग्यूसन ने कहा और उसने 135 पाउंड अपने खाते में डाल दिए। उन्होंने कहा, हम तीनों का वजन 400 पाउंड से अधिक नहीं है। लेकिन सर, जो ने कहा, यदि आपके अभियान के लिए यह आवश्यक था तो मैं इतना न खाकर अपने आप को 20 पाउंड तक पतला कर सकता था। बेकार, मेरे बेटे, डॉक्टर ने जवाब दिया। तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो और तुम्हारे लिए गिट्टी खरीदने के लिए यहाँ आधा क्राउन है।